वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट सोशल साइंस फॉर क्लास 8 जो आपका समेटिव असेसमेंट होने वाला है फॉर 2024 जो JKCERT ने पेपर निकाला है। यहाँ पे आप क्लास 8 देख सकते हैं। टाइम इज़ 2.5 आवर। तो हम देखेंगे कि ये जो मॉडल पेपर है किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शन इनको जहन में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जब आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A B C and D एंड देयर आर 23 क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर। चलिए हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10 इन सेक्शन ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ईच ऑफ दिस कैरीज 1 मार्क्स। तो ये 10 क्वेश्चन ये मल्टीपल चॉइस होंगे। ये हमारा सेक्शन ए है। इसके बाद सेक्शन बी है क्वेश्चन 11 to 17 इन सेक्शन बी कैरी 2 मार्क्स ईच। आंसर दिस क्वेश्चन शुड बी अप टू 20 वर्ड्स। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको हमें 20 वर्ड्स में आंसर देना है। तो कहाँ से 11 से लेके 17 क्वेश्चन नंबर तक। इसके बाद है क्वेश्चन 18 to 21 इन सेक्शन सी कैरी 3 मार्क्स ईच। आंसर टू दीज क्वेश्चन शुड बी 40 to 50 वर्ड्स ईच। तो 3 मार्क्स जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 21 तक जो दिखाया गया है सेक्शन सी में, तो हमें 40 वर्ड से 50 वर्ड्स तक उनका आंसर लिखना है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 इन सेक्शन डी कैरिंग 5 मार्क्स। तो इसका यहाँ पे वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है। ये आपको अकॉर्डिंगली यानी 5 मार्क जिसके होंगे तो वो ठीक ठाक उसका तकरीबन 100 एंड अबो वर्ड्स में आंसर होना ही चाहिए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 इन सेक्शन डी इज अ मैप बेस्ड। तो जो कि मैप दिया गया है सेक्शन डी में, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स ईच कैरिंग 2 मार्क्स। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना होगा। वहाँ पे मैप पे आपको कुछ दिखाना होगा, लिखने की कोई शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम इसके बाद चलते हैं सेक्शन ए की तरफ और देखते हैं क्या क्वेश्चन है, जो कि पहले हमें पता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस। It was the upper castes who were responsible for the Harijans being unfit to read. Who said it? तो ये वाली लाइन किसने कही है, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा ये किसने कही है। It is said by H.J. खांडेकर। जो H.J. खांडेकर है तो उन्होंने ये बात बोली थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, The so-called untouchables prefer to be called Dalits. द टर्म दलित मीन। तो दलित उनको कहा गया था। अब दलित का मीनिंग हमें पूछा गया, इसका मतलब क्या है आपको ये भी पता होगा। इसका मीनिंग है ब्रोकन फ्रॉम द सोसाइटी। जो सी पार्ट आंसर दिया गया है वही इसका आंसर है, ब्रोकन फ्रॉम द सोसाइटी। बाद क्वेश्चन 3 जो हमारा है, इफ ए 13-year चाइल्ड इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। यानी 13 साल का एक लड़का जो है, बच्चा है, वो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में। तो क्योंकि ये अंडर एज है, ये अभी बच्चा है, तो इसका कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो यहाँ हमें देखना है। तो वो ये है सी पार्ट जो इसका है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, आपको सी पार्ट इसका आंसर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड्स राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ। तो किसका एंजॉयमेंट, यहाँ पे आपको आंसर पता है, इसमें दिया गया था पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट के साथ कहा गया था। किस केस में, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1991 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्या कि फंडामेंटल राइट के साथ क्या आता है, उसमें ये भी आता है पोल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। तो बी पार्ट आपका आंसर रहेगा। बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, व्हेन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर सेम, तो क्या होगा, तो सिंपली पॉपुलेशन स्टेज सेम। जब बर्थ रेट भी उतनी होगी और डेथ रेट भी उतनी, तो पॉपुलेशन स्टेज सेम। तो बी पार्ट इसका आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मॉल ऑफ श्रीनगर ए मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट हेल्म्ड बाय द दुबई बेस्ड इमार ग्रुप वाज अनाउंसड इन। तो कब अनाउंस किया गया, ये मार्च 2023 में अनाउंस किया गया। तो आपका आंसर डी पार्ट रहना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है मल्टीपल चॉइस, तो वह है द टर्म थारा मुकर्थम मीन्स। तो इसमें क्या गया है, संस्कृत वर्ड है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी पार्ट जो है, द गर्ल इज गिवन अवे टू सर्व एज ए स्लेव ऑफ द ब्राइडग्रूम। यानी दूल्हे के लिए दी जाती है एक स्लेव की तरह। क्वेश्चन जो है
8th क्वेश्चन है लोकसभा सेलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, यानी लोकसभा आपको पता है वो एग्जीक्यूटिव को चूज करते हैं, और द एग्जीक्यूटिव उनका क्या काम होता है, यहाँ पे डी पार्ट आंसर रहेगा आपका इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाई पार्लियामेंट। तो जो लोकसभा यानी पार्लियामेंट उसको कहते हैं, जो वो वहाँ पे लॉज फ्रेम करते हैं, बनाते हैं, उनको फिर इम्प्लीमेंट ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इजी है क्वेश्चन नंबर, इसका बी है, जो पार्ट नंबर बी है, बी इसका आंसर रहेगा। तो 12 वहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मैच हमें करना है, मैंने करके थोड़ा सा रखा है। म्यूटिनी किसको कहते हैं, यहाँ पे आपको पता ही होगा, म्यूटिनी है व्हेन सोल्जर्स ग्रुप ऑफ डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन आर्मी। इसके बाद टाइपिंग रिबेल में ये चाइना में हुआ था, अपराइजिंग इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ चाइना। फिर है मध्य प्रवास, तो ये द बुक रिटन बाय विष्णु भट्ट गोडसे। और इसके बाद लास्ट में जो है रेगुलेशन, तो ए रूल मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी। तो इसका आंसर क्या है, बी पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है, यहाँ पे आपको पहले ही पता होगा 2 मार्क्स, इनमें सभी में 2 मार्क्स हैं, और हमें 20 वर्ड्स यानी 20 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। ज़्यादा लंबा भी नहीं जाना है, तकरीबन 1-2-2.5 लाइन में आंसर हो जाएगा इनका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन 15 अगस्त 2022 इंडिया सेलिब्रेटेड 76th years of its existence as a free nation. In your opinion, to what extent has it fulfilled the ideals set out in its constitution? देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये एक तौर से पर्सनल है हर बच्चे के लिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन थोड़ा हटके दिया गया है, जो कि आगे जाके आपका जैसे सिविल सर्विस में केएस की बात करें या आईएएस की बात, वहाँ पे भी ऐसी क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करने की बात की गई है आगे बड़े एग्जामों के लिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको ये नहीं बिल्कुल पर्सनल इस क्वेश्चन को लेना है कि आप लिखेंगे अगर आपको कहीं पे लगता है नहीं ऐसी कुछ बात हुई है, वो नहीं लिखना है आपको बिल्कुल पर्सनल। आपको बात करनी है कि इंडियन जो आइडियल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, सोवेरियन, वहाँ पे सोवेरिटी की बात की है, सेकुलरिज्म की बात की है, वहाँ पे जस्टिस की बात की, इक्वालिटी की बात की, या बाकी चीज़ें जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की है। तो आपको कहना है यहाँ पे, अगर ब्रॉडली देखें ना, कंट्री बड़ी है तो ब्रॉडली इन चीज़ों पे हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है, काफ़ी हद तक प्रोग्रेस कर चुका है। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं कहीं इक्का दुक्का ऐसे वाक़ा हुए हैं, जैसे कि कम्युनल इनस्टेबिलिटी, यहाँ पे कम्युनल टेंशन कहीं पे क्रिएट होगी, उससे मुल्क थोड़ा पीछे हो गया, वो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। लेकिन मेजर जो फोकस रहना चाहिए ना आपका इस क्वेश्चन में, क्योंकि ओवरऑल इंडियन प्रोग्रेस कर रहा है, जो तरक्की की राह है उस पर चल रहा है, और विद टेकिंग ऑल द पीपल अलॉन्ग। चाहे अब मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा पर्सनल इस क्वेश्चन को आप नहीं ले सकते, इट इज़ नॉट, ये आपका आर्टिकल नहीं है कि आप अखबार में आर्टिकल लिखेंगे और सारी पर्सनल फीलिंग्स यहाँ आप डाल सकते हैं, नहीं। यू हैव टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट। हाँ, वहाँ पे अगर कोई आपको लगता है कि कंट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे थोड़ा सा उससे तरक्की पे या इन ये जो आइडियल्स थे इन पे थोड़ी वहाँ पे शेडो आई, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली आपको प्रोग्रेस की बात करनी है, आपको म्यूचुअल जो इक्वालिटी, जो रेस्पेक्ट यहाँ पे कंट्री में, उसकी बात करनी है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से आपको लिखना है, और थोड़े आगे जो बड़े वाले एग्जाम होने वाले हैं, आगे जो अगर शिरकत करेंगे उनमें, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही बेनिफिट देगा इस तरीके का क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, लिस्ट 2 फैक्टर्स दैट लेड टू द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन 1846। तो ये इजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें 2 बड़े रीज़न देने। पहला तो ये रीज़न है कि रंजीत सिंह की जब मौत हो गई 1839 में, अंग्रेज़ों को वो मौका ही मिला क्योंकि रंजीत सिंह एक पावरफुल सिख लीडर था। और दूसरा जो उन्होंने सतलुज में जो कि अपनी मॉडर्नाइज कर रहे थे सिख अपनी आर्मी को, लास्ट में क्या हुआ, सतलुज में वो क्रॉस कर गए, जो एक ट्रीटी हुई थी अंग्रेज़ों और सिख के दरमियान, तो वहाँ पे एक मौका मिला अंग्रेज़ों को, वो दूसरा फैक्टर था। और इसी के साथ जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार है वो स्टार्ट हो गई इन 1845। तो इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है 13, व्हाट डू यू थिंक जयो। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन हमारा 13th क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ज्योतिराव फूले मेंट बाय मी हियर एंड यू देयर अगेन। अब ज्योतिराव फूले जो थी, तो ये क्या इससे मीनिंग हमको लिखना है क्या, तो आपको पहले ही पता होगा, शी टॉक्ड अबाउट कि ये जो अपर कास्ट है आज तो हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ ये यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि इनको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है,
लेकिन उसने साथ ही ये बोला कि उसका मतलब ये था कि जब ये अंग्रेज़ों को हरा देंगे या इस जंग में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये यूनिटी की बात नहीं करेंगे, फिर दोबारा हमें वही कहेंगे कि आप अछूत हो, आप अनटचेबल हो, आप नीचे जात के हो, फिर वही अपना राग ये दोबारा अलापेंगे। तो यही ज्योतिराव फुले का मतलब था, उन्होंने यही कहा था, मी हियर एंड यू देयर अगेन। बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है इसी सेक्शन में, इफ़ यू वर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी लिस्ट 2 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क। देखिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर आप कभी बन जाएंगे एमपी या होंगे पार्लियामेंट के, तो कौन से 2 क्वेश्चन, वो आपका पर्सनल हो सकता है। अगर मेजर की बात करेंगे तो ये या तो एजुकेशन के रिलेटेड आप क्वेश्चन उठाएंगे, इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम, या अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो सकता है। हालांकि ये मैं जनरल कह रहा हूँ, आपके अलग भी हो सकते हैं एरिया वाइज, या जहाँ पर आप रहते हैं कुछ और इशूज़ हैं वो हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल पर्सनल हल बच्चे का रहेगा, इसमें कोई एक जैसा जवाब नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो आपको पता है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो पुराने ज़माने में होता था कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटर था वो लोगों के ज़रिए जो ड्राई लैट्रिन्स वगैरह थे उनको साफ़ करवाया जाता था, नदी नालों को साफ़ करवाया जाता, तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते थे। उसी हिसाब से फिर नया जो फ्लश सिस्टम आया तो वो इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग उससे ख़त्म हो गई। तो आपको इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा 10-20 वर्ड्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, डिस्क्राइब एनवायरनमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट को आपको पब्लिक फैसिलिटी बोलना। अब पब्लिक फैसिलिटी किसको कहते हैं? अ फैसिलिटी विच इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट और या पब्लिक एंटिटी। तो एनवायरनमेंट को आपको कहना है ये क्यों है पब्लिक, बिकॉज इट इज़ फॉर एवरीबडी, हर एक इससे फ़ायदा उठाता है एनवायरनमेंट। और गवर्नमेंट जो मेजर इसमें रोल अदा करती है, यही इसको साफ पाक रखती है, जो इसके लिए ऑर्डर्स निकालते हैं। हालांकि इसमें पब्लिक का भी सपोर्ट होना चाहिए, जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए तब तक ये मुमकिन है। लेकिन गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट, और सबका भला होता है, सब इससे फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए इसको आपको कहना है कि ये एक पब्लिक फैसिलिटी है, क्या, एनवायरनमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो इस सेक्शन बी में हमारा, हाउ हैज़ द ओपनिंग ऑफ टूलिप गार्डन बूस्टेड टूरिज्म इंडस्ट्री इन जे.एंड.के। ये बिल्कुल इजी हमारा लोकल क्वेश्चन आपके लिए है कि कैसे, ये तो सीधी सी बात है, जब से टूलिप गार्डन स्टार्ट हुआ है आपको पहले ही पता है, एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। और नेचुरली जो तादाद यहाँ पे आती थी टूरिस्ट की, बाहर जो लोग थे या इवन लोकल्स, तो वो दुगनी या चौगुनी हो गई है। लाखों की तादाद में टूलिप गार्डन को देखने लोग आते हैं और वो बाकी जगहों पे जाते हैं। इस तरीके से नेचुरली बूस्ट हुआ टूरिज़्म सेक्टर जे.एंड.के की जो टूरिज़्म सेक्टर है उसमें कई गुना मुनाफा हुआ, कई गुना इजाफा हुआ। सो यू कैन राइट दैट, वो आप इसको 10-20 वर्ड्स में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। सेक्शन सी की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होता है यहाँ से, बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ कीनिया आर हाई, डिस्क्राइब द शेप ऑफ इट्स पॉपुलेशन पायरामिड। देखिए आपने पहले पढ़ा भी होगा कि आपको क्या करना है, थोड़ा डिस्क्राइब भी करना है, बनाना भी है। तो ये यहाँ पे क्या है, कीनिया में क्या है, एक तो डेथ रेट जो है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी लेकिन ज़्यादा है। तो इसका पायरामिड मान लीजिए ऐसा बनेगा, नीचे ब्रॉड होगा और ऊपर जो क्या होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्थ ज़्यादा हो रही है लेकिन आगे जाती जाती डेथ भी ज़्यादा हो रही है। बहुत कम लोग अडल्ट बन पा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो मर भी 60-70 तो मर ही जाते हैं, कहाँ तक, जहाँ उनकी एज 20-30 तक हो जाती है। और अडल्ट लोग भी बहुत कम होते हैं। और फिर उसके बाद बिल्कुल जो सीनियर सिटीजन है वो तो बिल्कुल कम रह जाते हैं। अगर हम 70 या 65 एज के ऊपर की बात करें तो वो बहुत ही कम वहाँ पे हैं। तो ये इसका पिरामिड बनेगा, आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है वर्ड्स में, तो ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको पहले लिखा है 40 to 50 वर्ड्स आपको लिखना होगा, 3 मार्क्स आपको यहाँ रखी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हैड द रिबेलियन ऑफ 1857 नॉट ब्रोकन, व्हाट वुड हैव बीन द फेट ऑफ कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा दिया गया है कि अगर नहीं होता, क्या नहीं होता, अगर रिबेलियन नहीं होता 1857 का, जिसको कभी आप रिवोल्ट भी वहाँ पे लिखा गया है, तो रिबेलियन अगर नहीं होता या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं होता तो फेट आज क्या होता, ये जो कस्टमरी रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस। देखिए आपने पढ़ा ही होगा जहाँ पे वो इफेक्ट्स और उसके काजेज, उसमें क्या गया गया, जो ब्रिटिशर्स थे फिर 1857 के बाद उन्होंने क्या किया, जो कस्टमरी रिलीजियस और सोशल उन पे उन्होंने कदगन लगाया, यानी उनको उनकी तरफ खासा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस जो रिचुअल्स थे या सोशल कस्टम्स जो थे इंडिया के, और एक तरीके से लिमिट कर दिया, एक तरीके से बांध के रखा उन कस्टम्स को।
तो अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि अगर ये 8057 नहीं होता तो आज हम कह सकते थे कि जो कस्टम्स रिगार्डिंग द रिलीजियस कस्टम्स या सोशल प्रैक्टिस थे तो इनमें एक ज़्यादा उछाल होता, ये ज़्यादा मान लीजिए फैले हुए होते, या इनमें जो प्रोग्रेस थी या जो इनमें एक रफ्तार थी आगे बढ़ने की सोसाइटी में वो ज़्यादा होती या आम ज़्यादा होती। लेकिन कदगन लगा कदगन, कब इसको थोड़ा लिमिट कर दिया गया, कब एक तरीके से ब्रिटिशर ने क्रैश कर दिया जो कस्टमरी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस थे। तो इसका हम कहेंगे कि रिबेलियन का इस पे एक नेगेटिव असर पड़ा, किस पे, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस। वो आप थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे 14 to 50 वर्ड्स तो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो है, हाउ आर द फंडामेंटल राइट्स डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है आपको क्या लिखना है, डिफरेंस क्या है। तो पहले फंडामेंटल राइट्स आपको पहले पता है, दीज आर मैंडेटरी फॉर द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। तो इंडिया में जो भी सिटीजन है तो उसके लिए वो कोर्ट अटेंड कर सकता है इन फंडामेंटल राइट्स को अगर नहीं कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और पनिशेबल होते हैं फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं पे वायलेट हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये पनिशेबल नहीं है और ये कोर्ट से ये आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस होते हैं गवर्नमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सभी लोगों का भला करने के लिए। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है ये एक किस्म की आपकी मान लीजिए गारंटी है, अगर स्टेट एनक्रोचमेंट होता है, अगर स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आप पे कुछ जुल्म ज्यादती हो रही है तो आप फंडामेंटल राइट्स के हवाले से यू कैन अटेंड द कोर्ट। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के हवाले से आप कोर्ट में अटेंड नहीं हो सकते, कोर्ट इनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। तो 2-3 आपको डिफरेंसेस लिखनी है, हालांकि वहाँ पे 4-5 है तो आपको 2-3 लिखने हैं, 14 to 50 वर्ड्स, वो आपका आंसर हो जाएगा, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। देखिए जब कोई क्राइम होता है तो आपको बोलना है कि पुलिस का क्या काम है। देखिए स्टार्ट होता है फ्रॉम एफआईआर, जब एफआईआर कहीं पे लॉन्च हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इसके बाद पुलिस का ही काम है। तो वो इन्वेस्टिगेट करती है कि ये मसला कैसा हुआ, विटनेसेस को वहाँ पे लेती है, उनका रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट, उसके बाद एविडेंसेस, वहाँ पे एविडेंस जो भी चीज़ चोरी हुई है या अगर वहाँ पे कोई निशान वगैरह मिल जाता है, उसके बाद एक चार्जशीट बनाती है जो इस जिसने ये काम किया होगा ये क्राइम, तो फिर कोर्ट उनका फिर लास्ट में फैसला करते हैं। लेकिन ये वाला सारा काम जो होता है विटनेसेस वगैरह का फिर रिकॉर्ड करना या एफआईआर दर्ज करना, उसके बाद विटनेसेस लाना या उनका रिकॉर्ड करना, उसके बाद एविडेंसेस, उसके बाद चार्जशीट, तो यार सारा काम जो होता है ये पुलिस का रहता है। इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन डी है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 इसमें आ रहा है। पहला लिखा है लिस्ट टू द आउटपुट ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन योर ओन एरिया। देखिए ये भी पर्सनल है कि आपके एरिया में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 प्रैक्टिस आपको लिखनी है तो जिससे आपकी क्रॉप प्रोडक्शन या ग्रोथ जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाए। इसमें वैसे एरिया वाइज डिफरेंट नहीं होता है, कुछ वही होता है सारी जगह। एक तो पहला है सॉइल प्रिपरेशन होता है कि सॉइल बहुत ही अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए, उसमें प्लोइंग वगैरह होता है। और उसके बाद सोइंग यानी सीड सिलेक्शन, यानी आपके जो बीज होते हैं वो अला किस्म के होने चाहिए, हाई क्वालिटी सीड। उसके बाद मैन्यूरिंग आता है या मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन, जो आप खाद वाद वहाँ पे डालते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वीडिंग यानी जो उसमें घास फूस उगती है उसको निकालना। एंड देन यू कैन गो फॉर हार्वेस्टिंग, जो वहाँ पे हार्वेस्ट हम करते हैं। तो ये तकरीबन 4-5 प्रैक्टिस हर जगह फॉलो होते हैं, तो इसी से हमारी क्रॉप जो है आउटपुट उसकी ज़्यादा हो सकती है। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके ये आपको जहन में रखनी, सेक्शन डी इसका ठीक ठाक आपको जवाब यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि इट कंटेन्स इट हैव 5 मार्क्स, इसलिए 5 मार्क्स के लिए ठीक ठाक जवाब। इनको सॉइल प्रिपरेशन वगैरह इन 5 स्टेटमेंट्स को थोड़ा एलोबरेट करना होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये मैप रिलेटेड है। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एनी 2 मेजर। तो आपके क्या दिखाना है, वर्ल्ड मैप दिखाया गया है। पहला है 1 पर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन। तो यहाँ पे लिखा है आप इंडिया दिखा सकते हैं, आप यूरोप दिखा सकते हैं, इजिप्ट दिखा सकते हैं, लेकिन 2 ही आपको दिखानी है तो आप 2 दिखा सकते हैं, चाहे इंडिया इजिप्ट या इजिप्ट यूरोप या इंडिया एंड यूरोप, जो 2 नंबर आते हैं तो वो दिखा दीजिए। यहाँ पे आपको ये दिखाने होंगे यूरोप यहाँ पे। उसके बाद आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो आयरन ओर कहाँ पे निकल, तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, तो नंबर 1 पे आप ऑस्ट्रेलिया दिखा दीजिए यहाँ पे। और फिर चाइना जो यहाँ पे इंडिया की साइड में वो आप दिखा सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सारा कुछ आपका मॉडल पेपर रिगार्डिंग क्लास 8 सोशल साइंस फॉर द ईयर 23-24। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त जो लोग हैं आप इस क्लास में उनके साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।